Welcome to Accounts Hub. In the last video, which was session 4A, we discussed the basic concept of GST and how it's treated in accounting. In this video, we will continue with the same concept and dive deeper into the accounting treatment of GST and also introduce an important topic, which is input tax credit. So stay tuned. Hi friends, welcome to session 4B. Now here we'll be taking up the advanced features of GST. जो advanced थोड़ी सी मतलब the complex problems आएंगी उसको we are discussing in this particular session. Now GST हमने पहले देख चुके हैं in 4A that GST is levied on all goods and services. अब input GST जो है it is not just on purchases but most of the services which we are using उन सब पे ज़्यादातर पे GST input GST लगता है जिसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है जो इसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है और मैं अपने आउटपुट जीएसटी में से उसको माइनस कर सकता हूँ राइट द कॉन्सेप्ट गो टू 4A नाउ एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज जो भी एक्सपेंसेस मतलब परचेज के ऊपर तो जीएसटी लगता ही है बिसाइड्स परचेजेस देयर आर सम एक्सपेंसेस जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है सेकेंड कैटेगरी जिसके ऊपर जीएसटी लगता है और उसका मुझे आईटीसी भी मिल जाता है दैट मीन्स आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मुझे माइनस हो जाता है आउटपुट टैक्स में से मैं उसको माइनस कर सकता हूं एक और कैटेगरी भी है इसके अलावा दैट इज द थर्ड कैटेगरी और वो थर्ड कैटेगरी है कि जिसके अंदर एक्सपेंसेस पे मैं जीएसटी पे करता हूं लेकिन उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलता है राइट So we need to see what is the accounting for all 3 types of transactions, right? Please try to understand expenses मैं कर रहा हूँ एक एक्सपेंस वो है जिसके ऊपर मुझे जीएसटी देना ही नहीं है ऐसा कौन सा एक्सपेंस है से फॉर एग्जांपल वेजेस एंड सैलरीज वेजेस और सैलरी वी मस्ट थैंक आवर गवर्नमेंट कि अभी तक वेजेस और सैलरीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया उन्होंने हो सकता है कुछ टाइम बाद उसके ऊपर भी लगा दें बट आज नहीं है वेजेस और सैलरीज के ऊपर जीएसटी सो जब आज वेजेस और सैलरीज के ऊपर जीएसटी नहीं है इफ़ आई एम पेइंग वेजेस आई एम पेइंग सैलरीज और जीएसटी है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या करना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड अगर कैश में पे कर रहे हैं तो क्रेडिट कैश दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट अगर मैं बैंक के थ्रू चेक के थ्रू पे कर रहा हूँ देन ऑल्सो वेरी सिंपल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वेजेस सैलरीज को मैं डेबिट कर दूंगा क्रेडिट द गिवर बैंक को क्रेडिट कर दूंगा दैट कंप्लीट्स माई ट्रांजैक्शन जीएसटी का कोई रोल नहीं है उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल अब आ जाए सेकंड कैटेगरी जहाँ पे मैं एक्सपेंस पे करता हूँ और उस एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी लेविएबल है और उस जीएसटी का मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ये हमने वी सॉ इट इन 4A ऑल्सो सो you'll find that majority of expenses and purchases are of this type whether it is purchases rent which I am paying on my properties which I am using for the purpose of my business advertisement expense printing and stationery job work consultancy charges security services plant and machinery repair and maintenance जो भी खर्चे हैं बाय एंड लार्ज सबके ऊपर जीएसटी लगता है और उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है सो what is the accounting treatment of that let's take 2 examples फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज लेट्स सपोज मैंने एक कोई प्रेमिसेस लिए हैं फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई है जिसका मैं 5 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे करता हूँ अब बिकॉज 5 लाख रुपए पर मंथ मैं रेंट पे करता हूँ लैंडलॉर्ड विल चार्ज 5 लाख रुपया रेंट प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी मीन्स उसके ऊपर 90,000 रुपीज़ जीएसटी में से चार्ज करेगा सो आई विल हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड 5,90,000 रुपीज़ 5 लाख रुपए जिसमें रेंट होगा और 90,000 रुपीज़ उसमें इनपुट जीएसटी होगा बिकॉज फैक्ट्री जो है वो एक किस्म से इनपुट सर्विसेज है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट परचेज ऑफ गुड्स वाला हमने 4A में देख लिया था कि हमने स्टील परचेज किया तो उसको कैसे डील करते हैं सेम वे इन दिस केस रेंट आई एम पेइंग इज़ 5,90,000 रुपीज़ और उस 5,90,000 में से 5 लाख रुपये रेंट है 90,000 रुपीज़ जीएसटी है सो वॉट आई वुड डू इज रेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख रुपीज़ इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिटेड 90,000 रुपीज़ टू बैंक मैं अगर चेक इशू करके ये खर्चा पे कर रहा हूँ देन टू बैंक अकाउंट 5,90,000 रुपीज़ आई विल बी पासिंग द एंट्री एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट द रिसीवर यहाँ पे गवर्नमेंट है जीएसटी रिसीवर है ऑल्दो मैंने दिया तो लैंडलॉर्ड को लेकिन वो गवर्नमेंट के पास चला गया सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर बैंक ने मेरे बिहाफ पे 5,90,000 दिया सो क्रेडिट द गिवर बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया सो दिस इज द बेसिक एंट्री फॉर एक्सपेंसेस विच आर बीइंग इनकर्ड फॉर विद जीएसटी जिसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लेट्स सपोज प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज करी
प्लांट एंड मशीनरी आई परचेज फॉर 2 लाख रुपीज़ जिस पे 18% GST है। सो जहाँ से मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी उसने मुझे 2 लाख का मशीनरी का बिल प्लस उसमें 36,000 रुपीज़ नीचे GST लगा के उसने मुझे दे दिया, 2,36,000 रुपीज़। अब मैंने जब ये उसको जो है जो लेट्स सपोज दिस मशीन आई परचेज फ्रॉम KD मशीन्स और पेमेंट अभी मैंने नहीं करी है। सो व्हाट वुड हैपन इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या अंदर आ रहा है बिजनेस के अंदर, क्या आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड ₹2 लाख एंड जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ इन दिस पर्टिकुलर केस 36,000। व्हाट इज दिस 36,000? डेबिट द रिसीवर, इट्स अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, मैंने गवर्नमेंट को डेबिट कर दिया 36,000 रुपीज़। सो डेबिट द रिसीवर 36,000 रुपीज़ टू KD मशीन्स ₹2,36,000 रुपीज़ आई विल क्रेडिट टू KD machines account. So that completes my double entry, journal entry which would be there. So this is the second kind of transaction and majority of transactions would be like this. So जब भी आपने एक्सपेंस की अकाउंटिंग करनी है, अगर उसमें GST लगा हुआ है और उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है, then in that particular case you will be debiting the expense with the expense account amount and GST amount को आप अलग से इनपुट टैक्स GST के अंदर, इनपुट GST के अंदर डेबिट करते रहेंगे उसको, right? So this is the accounting treatment of the second kind of category which is there. Then we have third category. अब थर्ड कैटेगरी कौन सी है? जो एक्सपेंसेस मैं करता हूँ जिस पे GST लगता है लेकिन मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं मिलता। अब ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फूड एंड बेवरेजेस, अगर मैं बिज़नेस कैरी कर रहा हूँ और मैंने स्टाफ को लंच प्रोवाइड किया, मैंने कहा लिए डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज, मैंने 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए। 10 पिज़्ज़ा जो आए उसके ऊपर लेट्स सपोज दोज 10 पिज़्ज़ाज आर फॉर रुपीज़, या एक पिज़्ज़ा ही ले लीजिए आप, 10 का भी एग्जांपल छोड़ देते हैं। अगर एक पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया स्टाफ को किसी को खिलाने के लिए 200 रुपीज़ का, उसके ऊपर 5% GST लगा हुआ था, इनवॉइस आया 210 रुपीज़ का। फूड एंड बेवरेजेस का जो GST है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। मोटर कार अगर मैं परचेज करता हूँ, इफ़ आई एम परचेजिंग अ मोटर कार, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। सिमिलरली इंश्योरेंस विच आई एम पेइंग, अब इंश्योरेंस कैन बी ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस मशीनरी, जो ये सब इंश्योरेंस है इसके ऊपर GST लगता है लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। सो इफ़ आई एम इनकरिंग दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस देन व्हाट वुड हैपन इज, अब मेरे पास पिज़्ज़ा का बिल आया 200 + 10 रुपीज़, 210 रुपीज़ का, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, हालांकि मैं उसमें इनपुट टैक्स दे रहा हूँ लेकिन उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलना है। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई विल बी पासिंग द एंट्री रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹210 टू कैश, अगर मैंने कैश में खर्च किया है तो कैश पे किया है तो टू कैश ₹210। सो इट विल बी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट 210 रुपीज़। 10 रुपये GST पे कर दिया बट उसको सेपरेट डेबिट नहीं किया बिकॉज गवर्नमेंट से मेरे को ये वापस नहीं मिलना है, मेरा ये क्रेडिट मुझे नहीं मिलना है। सो दैट इज़ वाई आई वुड नॉट बी डूइंग दिस। सो दिस इज़ द थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच इज़ देयर। Then we have, let's suppose I purchase motor car. I purchase motor car for ₹50 lakhs. 50 लाख की मैंने कार परचेज करी, I purchase Mercedes GLC। अब वो जहाँ से मैंने परचेज करी उन्होंने उसके ऊपर 28% GST लगा के 14 लाख रुपीज़ उसके ऊपर GST लगा दिया। सो मुझे उन्होंने इनवॉइस रेज कर दिया 50 लाख रुपीज़ प्लस 14 लाख रुपीज़ GST, 64 लाख रुपीज़ टोटल। और वो जो टोटल अमाउंट है मैंने चेक इशू कर दिया 64 लाख रुपीज़ का फॉर पेमेंट ऑफ दैट मर्सिडीज कार। नाउ हाउ वुड आई अकाउंट फॉर दिस? एज आई हैव जस्ट सेड कि मोटर कार के ऊपर भी जब मैं जो GST पे करता हूँ उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। सो दैट मीन्स मेरे लिए तो वो मोटर कार की ही कॉस्ट हो गई। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज, जैसे मैंने रिफ्रेशमेंट में किया था कि मैंने रिफ्रेशमेंट अकाउंट 210 रुपीज़ से डेबिट कर दिया था, यहाँ पर भी मैं जो है entire 64 lakh rupees I'll debit to motor car account. So motor car account debited 64 lakh rupees for the total amount. GST मुझे क्रेडिट नहीं मिलना है तो मैं उसको सेपरेट अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। To bank ₹64 lakh rupees. So this is the journal entry which I will be passing for recording purchase of motor car
बाय पेइंग जीएसटी, जिसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है। सो वी सीन ऑल द 3 कैटेगरीज, जिस पे जीएसटी नहीं लगना है और मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है, और लगना है और जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है। तीनों कैटेगरीज को हमने देख लिया है। अब ये दिस इज नॉट द ओनली कॉम्प्लिकेशन विच इज देयर इज अनदर कॉम्प्लिकेशन विच इज इन्वॉल्व इन दिस। अब डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? ये फेडरल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है हिंदुस्तान में? अब आप तो अभी छोटे हैं, आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू द पार्लियामेंट डिबेट्स, हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आवर कंट्री इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सेंटर में गवर्नमेंट है जिसकी कुछ पावर्स हैं, एंड देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट जिनकी कुछ अलग से पावर्स हैं। So state governments have their independent stature and they have some independence regarding certain powers which they have. अब GST जो है this is basically a tax which is to be shared between the state and the center. अब हम कहें यार हमें क्या लेना देना है, आप बांट लो ना आपस में, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सारा कलेक्ट कर लो, आपस में बांट लो, बट ऐसा होता नहीं है, उसमें डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। सो व्हाट दे सेड वाज कि जहाँ पर भी सेल होगी उन्होंने सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इफ़ द सेल इज़ हैपनिंग विद इन द स्टेट, उसी स्टेट के अंदर अगर सेल हो रही है तो देन उसके 2 कंपोनेंट बना दिए कि 50% टैक्स जाएगा स्टेट को और 50% टैक्स जाएगा सेंटर को। सो इंट्रा स्टेट सेल, अब स्टेट तो आप समझते ही होंगे कि वी हैव Uttar Pradesh as 1 state, Madhya Pradesh another state, Karnataka is 3rd state, Telangana is 4th state and so on. We have, they are all independent states. अब कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है and if he is making sales in the state itself, तो उसको टोटल अगर 18% उस पर रेट है जीएसटी का, देन 9% उसको स्टेट गवर्नमेंट को देना है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। सो व्हेन ही वुड रेज द बिल, लेट्स सपोज ही इज सेलिंग गुड्स ऑफ 100 रुपीज़, सो 100 रुपीज़ का जब वो गुड्स सेल करेगा तो 100 रुपीज़ के लिए वो 2 टैक्स लगाएगा, SGST, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का GST 99 रुपीज़ एंड CGST 9 रुपीज़, दैट मीन्स 99% 18% को, दोनों को आधा उसको देगा आधा उसको देगा। इन एवरी बिल दिस विल बी डन लाइक दिस। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रही है तो उस केस में सेंट्रल ना तो स्टेट जीएसटी लगेगा ना सेंट्रल जीएसटी लगेगा, उसके अंदर दे कॉल इट एज इंटर स्टेट जीएसटी। दैट मीन्स वो 2 स्टेट का जीएसटी है, वो एक स्टेट का नहीं है। सो उसको टर्म करते हैं IGST, इंटर स्टेट जीएसटी। और उस केस में अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वेरी ऑफन इट हैपन्स कि आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, लेट्स सपोज यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम बॉम्बे एंड इट इज़ बीइंग ब्रॉट टू दिल्ली, या आप गुजरात से परचेज कर रहे हो और दिल्ली में वो आ रही है चीज़। सो इन दैट केस उसके ऊपर IGST चार्ज होगा, दैट मीन्स इंटर स्टेट GST चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 18%। सो वील हैव GST को हमने एक और तरीके से स्प्लिट कर दिया, एंड दिस स्प्लिट इज 3 टाइप्स, SGST, CGST एंड IGST। अब हमारे को अकाउंटिंग भी इन तीनों की सेपरेटली करनी पड़ेगी। We'll have to open accounts separately for IGST, separately for CGST and SGST, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। सेपरेट तीनों परचेज करते टाइम भी और सेल करते टाइम भी हम लोगों को एक GST अकाउंट नहीं रख सकते। परचेज करते टाइम भी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हम SGST पे कर रहे हैं, CGST पे कर रहे हैं या IGST पे कर रहे हैं। सो इनपुट GST के अकाउंट को हमारे को 3 खोलने पड़ेंगे, इनपुट SGST, इनपुट CGST एंड इनपुट IGST। सिर्फ मल्टीप्लाई हो गए अकाउंट्स, और कुछ नहीं हुआ है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इट्स अ सिंपल फिनोमिना, द फिनोमिना इज सिंपल, बट हाँ मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर है। अगर आपको नहीं फर्स्ट टाइम में अंडरस्टैंडिंग होगी, वॉच दिस वीडियो अगेन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। Similarly, when I am selling goods, at that point of time also I will be charging either SGST and CGST or I will be charging IGST. So वही मुझे 3 आउटपुट के अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे उसी तरीके से जैसे ही मैंने आउटपुट GST 1 खोला था, अब मुझे 3 अलग अलग हो गए। सो हुआ कुछ नहीं है, सिंपली ये हो गया कि एक GST नहीं है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ GSTs, और वो GST जो है इनवॉइस में लगते हैं,
परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी, और मुझे सबका अलग अलग अकाउंट खोलना है, इनपुट जीएसटी का भी और आउटपुट जीएसटी का भी। उनको मुझे आपस में एडजस्टमेंट जो है, एक आपस में तो एसजीएसटी एसडीजीएसटी के अगेंस्ट हो सकता है, सीजीएसटी के अगेंस्ट और आईजीएसटी। उसके अलावा सीक्वेंस फॉर यूटिलाइजेशन जो है वो एक डिफरेंट होता है। सो इसका नेक्स्ट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस वील डिस्कस इन 4C. So this is what we have discussed is basic combined with the different types of purchases which I am making, और उसमें जीएसटी का क्रेडिट मिलना है नहीं मिलना, लगना है नहीं लगना, that accounting we have discussed here. Thank you. Thanks a lot. Thank you for watching. We've got plenty more topics to cover for class 11th accountancy. So if you are finding these sessions helpful, make sure to like and subscribe to our channel.